नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। दीपावली की रात आतिशबाजी के कारण बनारस की हवा खराब हो गई। सबसे अधिक प्रदूषित इलाका शिवपुर रहा। दीपावली के बाद धुंध की चादर से छा गई थी। सोनारपुरा, पांडेपुर और मैदागिन भी प्रदूषित रहे। सीपीसीबी के अनुसार दीपावली की रात बनारस का एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 दर्ज किया गया था। क्लाइमेट एजेंडा संस्था ने दीपावली की रात 2 बजे से शुक्रवार सुबह 8 बजे तक शहर में 10 जगहों पर प्रदूषण की जांच की। शनिवार को जारी आंकड़ा शिवपुर सबसे अधिक, इसके बाद सोनारपुरा, पांडेपुर और मैदागिन में प्रदूषित रहा। पिछले साल की तरह रविंद्रपुरी लंका का इलाका तुलनात्मक रूप से साफ रहा। शिवपुर में PM10 की अधिकतम मात्रा 798 यूनिट प्रति घन मीटर पहुंच गई, जो सरकार द्वारा निर्धारित स्तर से 8 गुना अधिक था। PM2.5 का स्तर 401 दर्ज किया गया, जो कि 6.5 गुना अधिक रहा। संस्था के एकता शेखन ने बताया कि दीपावली के लिए ये आंकड़े स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। प्रबंधन में कमी के कारण आम लोग कचरा जलाने को बाध्य हैं। आंकड़े बताते हैं कि शहरी कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से मौजूद संकट और सड़कों की धूल ने पटाखों से पैदा होने वाले प्रदूषण को कई गुना बढ़ा दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार को बनारस का एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 दर्ज किया गया था। सबसे अधिक प्रदूषित इलाका मलदहिया था, जहां AQI 240, भेलपुर में 219, BHU में 168 और अर्दली बाजार का AQI 151 रहा। शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद नगर निगम की ओर से शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया गया। टैंकरों से मुख्य मार्ग पर पानी छिड़क कर उड़ने वाली धूल को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। राम भक्तों के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रविवार को श्री राम यात्रा की पहली ट्रेन रवाना होगी। 17 दिनों के इस दौरे में भगवान राम के जीवन से जुड़े अयोध्या, सीतामढ़ी और चित्रकूट सहित कई प्रमुख स्थानों का दर्शन कर सकेंगे। राम यात्रा के तहत 17 दिनों के इस पैकेज में यात्रियों को अयोध्या के साथ साथ वाराणसी, इलाहाबाद, जनकपुर, सीतामढ़ी, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, कांचीपुरम और रामेश्वर जैसे धार्मिक जगहों के दर्शन कर पाएंगे। उधर दिल्ली सरकार ने विशेष कैबिनेट बैठक में तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को भी शामिल करने का निर्णय लिया। अब प्रदेश सरकार बुजुर्गों को यूपी अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए निःशुल्क ले जाएगी। बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा योजना में अब अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। अब दिल्ली के बुजुर्ग फ्री में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही वे अपने साथ परिवार के एक सदस्य को भी ले जा सकेंगे। अयोध्या पहुंचे केजरीवाल ने मंगलवार को रामलला की पूजा करने के बाद कहा था कि आज मुझे भगवान राम की जन्मभूमि पर जाने और मां सरयू की आरती करने का सौभाग्य मिला। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे देश को कोविड-19 महामारी से मुक्ति मिले। मैंने सुबह हनुमान गढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके प्रार्थना की कि सभी देशवासियों हमेशा खुश रहें, सबका मंगल हो। मेरी कामना है कि यह सौभाग्य हर भारतीय को मिले। टिहरी बांध परियोजना दिसंबर 2022 तक अपनी क्षमता के साथ अनुरूप बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। THDC की द्वितीय चरण की 1000 मेगावाट की PSP का निर्माण अंतिम दौर में है। भूमिगत इस महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण पूरा होने से देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होने के साथ ही THDC के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी। इससे जहां 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, वहीं स्थानीय लोगों को लाभ होगा। बिजली उत्पादन से मिलने वाले राजस्व की 2% धनराशि CSR मद से बांध प्रभावित क्षेत्र के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। टिहरी बांध परियोजना 2400 मेगावाट की है, जिसमें से 1000 मेगावाट मुख्य बांध और 400 मेगावाट कोटेश्वर बांध से बिजली उत्पादन हो रहा है, जबकि 1000 मेगावाट की PSP परियोजना का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था। PSP का सिविल कार्य HCC हाइड्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य GE हाइड्रो फ्रांस और GE पावर इंडिया कंपनी कर रही है। वर्तमान में सिविल हाइड्रो मैकेनिकल के 90% कार्य पूरे कर दिए जाएंगे, जबकि
इलेक्ट्रोमैकेनिकल का 85% कार्य हो चुका है। परियोजना के निर्माण पर 22,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टिहरी बांध परियोजना के डाउन स्ट्रीम में स्थित कोटेश्वर बांध की झील से अप स्ट्रीम में स्थित टिहरी बांध झील में जल को पंपिंग कर पहुंचाया जाएगा, जिससे 4 टरबाइनों को चलाकर बिजली उत्पादन किया जाएगा। बिजली उत्पादन ग्रिड की मांग के अनुसार होगा। दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रहे प्रदूषण से तंग आकर लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला सहित मनाली, नारकंडा, कुफरी, चायल, कसौली और धर्मशाला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। दिवाली के बाद पहले ही वीकेंड पर हिल्स क्वीन शिमला में ऑक्यूपेंसी 70 से 80% पहुंच गई। पहाड़ों के सुहावनी मौसम का लुत्फ लेने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। हरियाणा से शिमला घूमने आए योगराज, अंकुश सेठ और दीपक अरोड़ा ने बताया कि दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने से मैदानी इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। पहाड़ों की साफ आबो हवा में कुछ दिन बिताने के लिए शिमला पहुंचे हैं। कालका से शिमला आने वाली सभी ट्रेनें अगले 1 हफ्ते के लिए एडवांस बुक चल रही है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष अश्वनी बांबा का कहना है कि दिवाली के बाद पहले वीकेंड पर कसौली, शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा में टूरिस्ट बढ़े हैं। गुजरात का टूरिस्ट आना शुरू हो गया है। अगले हफ्ते में महाराष्ट्र के सैलानियों की आमद शुरू होने की उम्मीद है। मनाली होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने बताया कि पिछले हफ्ते के मुकाबले मनाली में सैलानियों की आमद बढ़ी है। रोहतांग में हुई बर्फबारी ने सैलानियों को आकर्षित किया है। आने वाले दिनों के लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। शिमला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने बताया कि वीकेंड पर शिमला में सैलानियों की आमद बढ़ी है। मैदानों में बढ़े प्रदूषण से बचने के लिए टूरिस्ट पहाड़ों पर आ रहे हैं। आगामी विंटर टूरिस्ट सीजन के दौरान क्रिसमस और न्यू ईयर पर होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर और नवंबर माह घाटी में पैराग्लाइडिंग उड़ानों के लिए सबसे उपयुक्त रहता है। शनिवार को सुबह से लेकर शाम तक मौसम उड़ानों के अनुकूल रहा। रविवार को और अधिक संख्या में पर्यटकों के घाटी में दस्तक देने की उम्मीद है। बिलिंग होटल एसोसिएशन के प्रधान सतीश अब्रोल ने बताया कि लॉकडाउन के बाद घाटी में पर्यटकों की संख्या का आंकड़ा बढ़ा है और इससे होटल व्यवसाय पर भी अनुकूल असर पड़ा है। पायलट ज्योति ठाकुर का कहना है कि मौसम के अनुकूल रहने पर शनिवार को अधिकांश पायलट उड़ानों में व्यस्त रहे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ स्थित जिला जेल में बंदियों ने सुबह किसी बात को लेकर पथराव कर आग लगा दी। आग की लपटें देख कैदियों में हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से जेल में अलार्म बज गया। हमले में सिपाही जितेंद्र व एक बंदी गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें लोहिया अस्पताल भेजा गया। बंदी के पेट में गोली लगी है। सिपाही की आंख पर पत्थर लगा है। सूचना पर सीओ सिटी प्रदीप सिंह व फतेहगढ़ कोतवाल जयप्रकाश पाल कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे। करीब 30 मिनट से लगातार अलार्म बज रहा था। बंदियों ने डिप्टी जेलर शैलेश कुमार सोनकर पर सुबह हमला कर दिया था। उनके साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद ही बवाल शुरू हो गया। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मेरापुर थाना क्षेत्र निवासी संदीप हत्या के मामले में जिला जेल बंद था। हालत बिगड़ने पर उसे सैफई रेफर किया गया था। उसके इलाज के लिए दौरान मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर बंदियों ने सुबह जेलर पर हमला कर दिया। जेल से 3 गोलियां चलने की आवाज आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्थिति नियंत्रण के लिए फायरिंग की है। बंदियों को आरोप है कि संदीप को समय से इलाज नहीं मिला, इसलिए उसकी मौत हो गई। दिवाली के दिन सही भोजन ना दिए जाने का भी बंदियों ने आरोप लगाया था। उनका कहना है कि दिवाली पर आहते ना खोले जाने से भी बंदी आसपास में मिल भी नहीं सके थे। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बेहद खराब हो गई है। लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। आंखों की खुजली की परेशानी भी बढ़ गई है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में हैं। सफ़र में अनुसार दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता 436
AQI के साथ गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जिसमें PM10 का स्तर 412 और PM 2.5 का 286 है। दिल्ली NCR के करीब 55,000 वर्ग किलोमीटर पर उजाला अंधेरा सफेद धुआं छाया हुआ है। नोएडा की हवा भी 450 AQI के साथ गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर हरियाणा के जिंद तक की हवा गंभीर स्तर तक प्रदूषित हो गई है। शनिवार को गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। वहीं नोएडा व गुरुग्राम दूसरे व तीसरे सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बने रहे। प्रदूषण पर नजर रखने वाली एजेंसियों ने बताया था कि रविवार को भी राहत नहीं मिलेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को गाजियाबाद का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 466 दर्ज किया गया था। इस बीच शहर के कई इलाकों का प्रदूषण स्तर 500 से 600 के बीच में रहा। दूसरी तरफ 461 के सूचकांक के साथ नोएडा दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना। वहीं गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता 456 रिकॉर्ड किया गया। CPCB विशेषज्ञों का कहना है कि हालात आपातकाल के नजदीक आ रहे हैं। सोमवार तक इसमें बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही। हवा की चाल तेज होने से प्रदूषण स्तर में कमी आ सकती है। बावजूद इसके प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना रहेगा। पुराने लखनऊ के नखास मार्केट में स्थित सिटी कार्ट शॉपिंग मॉल में शनिवार रात भीषण आग लग गई। मॉल के ऊपर बने फ्लैट में रहने वाले 10 लोग फंस गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों ने लोगों को सीढ़ी के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में धुएं की वजह से एक शख्स की हालत बिगड़ गई। FSO चौक RK यादव अपने कंधे पर लाद कर शख्स को नीचे उतार कर लाए। देर रात आग पर काबू पा लिया गया। शनिवार रात करीब 9 बजे मॉल में ग्राहक मौजूद थे। अचानक धुआं और आग की लपटें देखकर लोग बाहर की तरफ भागे। मॉल के अंदर धुआं भरने लगा। आग को काबू करने के लिए लोगों ने पानी डालना शुरू किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फायर ब्रिगेड की गाड़ी चौक फायर स्टेशन से पहुंच गई। इंस्पेक्टर चौक रत्नेश सिंह भी बचाव कार्य में डट गए। मॉल में तीसरी और चौथी मंजिल पर फ्लैट बने हैं। यहाँ परिवार रहते हैं। आग लगने के बाद लोग सीढ़ियों से नीचे उतरे, लेकिन धुआं भरने के बाद तकरीबन 10 लोग तीसरी मंजिल पर ही फंस गए। बचाव का शोर सुनकर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने बाहर से सीढ़ी लगा दी। इसकी मदद से 4 लोगों को नीचे उतारा गया, जबकि कुछ लोगों को सुरक्षित मॉल की छत पर ले जाया गया। मॉल की चौथी मंजिल पर रहने वाले कंबर मिर्जा धुआं की वजह से बेसुध हो गए। FSO RK यादव आग की लपटों के बीच ऊपर पहुंच गए। वहां से कंबर मिर्जा को कंधे पर उठाकर एक कर्मचारी की मदद से बचाकर नीचे लेकर आए। देर रात तक बचाव के काम जारी थे। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अब सोमवार को फायर विभाग आग लगने के कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद पहले पंजशीर और अब इस्लामिक स्टेट उसके गले की फांस बन रहा है। हालांकि तालिबान ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बंदूक के दम पर कुचलने का काम किया है। पंजशीर में छिड़े विद्रोह को उसने इस तरह शांत किया था और अब तालिबान ने दावा किया है कि उसने इस्लामिक स्टेट के 55 से अधिक आतंकियों को घुटने के बल ला दिया है। तालिबान का कहना है कि उसने इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को समर्पण के लिए मजबूर कर दिया है। इससे पहले भी उसने 65 आतंकियों के आत्मसमर्पण का दावा किया था। अफगानिस्तान ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट तालिबान की गले की फांस बन चुका है। वह तालिबान के लड़ाकों को निशाना बनाते हुए लगातार हमले कर रहा है। इसमें कई तालिबान लड़ाकों की मौत भी हो चुकी है। इस्लामिक स्टेट ने पिछले दिनों बयान जारी किया था कि तालिबान ने अफगानिस्तान को बर्बाद करने का काम किया है और वह इसे खत्म करेगा। पिछले 2 महीने में IS ने अफगानिस्तान में आतंकी हमले भी बढ़ा दिए थे। साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेनाओं को मिली जीत की स्वर्ण जयंती को उपलक्ष्य में 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी से रवाना की गई अगरतला पहुंच गई। शनिवार को विजय परिक्रमा कराने के बाद मशाल को 57 माउंटेन के जवानों और डॉन बेस्को स्कूल के छात्रों ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया। ओलंपियन दीपा कर्माकर और छात्रों ने विजय मशाल का शुक्रवार को चांदमारी सेना स्टेशन पर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री
विप्लव कुमार देव ने कहा कि भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सशस्त्र सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना के हजारों जवानों ने मुक्ति योद्धाओं के साथ मिलकर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। देव ने लांस नायक अल्बर्ट एक्का की वीरता को याद किया, जो 1971 के युद्ध में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के गंगा नगर में शहीद हो गए थे। मशाल यात्रा का उद्देश्य भारत की विजय और हमारे युद्ध नायकों के बलिदान का संदेश देश के सुदूर इलाकों और तटों तक फैलाना है। 16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजय ज्योति प्रज्वलित करने के साथ विजय वर्ष समारोह की शुरुआत हुई थी। विजय मशाल को पूरे भारत में ले जाया जा रहा है और इसकी यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में स्मारक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभिन्न राज्यों में कोविड के मरीज बढ़े हैं, इससे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जगहों पर हर हाल में जांच जारी रखी जाए। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने आवास पर कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। देश के कई हिस्सों में कोविड के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर सीएम की ओर से आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड और जीका वायरस को लेकर हर स्तर पर सतर्क रहें। कानपुर सहित आसपास के जिलों में निगरानी बढ़ाने के साथ मरीजों के उपचार की व्यवस्था भी रखी जाए। डेंगू जैसी बीमारियों से प्रभावित जिलों में रोगियों के उपचार के लिए सभी प्रबंध किए जाए। उन्होंने सभी जनपदों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य पूरी सक्रियता से संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि निगरानी समितियों का पूर्ण सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश कर रही औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव का भुगतान समय से कराया जाए। ऐसे सभी प्रकरणों के गहन समीक्षा की जाए। इस संबंध में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की शिकायत ना मिले। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जिन बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाने हैं, उनकी सूची तैयार कर ली जाए। इन्हें नवंबर के अंत तक हर हाल में स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। लखनऊ प्रदेश में शनिवार को 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 15 संक्रमण से मुक्त हुए हैं। अब एक्टिव केस भी संख्या 83 हो गई है। नए मिले मरीजों में लखनऊ में 2 और गौतम बुद्ध नगर में 5 मरीज मिले हैं। प्रदेश के 40 जिलों में एक भी कोविड का मरीज नहीं है। श्रीनगर के सामुदायिक या मैरिज हॉल में सीआरपीएफ जवानों को तैनात करने के जम्मू कश्मीर प्रशासन के फैसले से स्थानीय लोगों और राजनीतिक नेताओं में नाराजगी है। पिछले कुछ दिनों में सीआरपीएफ ने कम से कम 2 प्रमुख सामुदायिक हॉलों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसको लेकर स्थानीय लोग काफी रोष में हैं और इसके खिलाफ लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुरक्षा कर्मियों को वैकल्पिक आवास दिए जाने चाहिए। निवासी ने बताया कि कुछ दिन पहले कुछ पुलिस वाले यहां देखने आए थे कि क्या वो हमारे स्थानीय सामुदायिक हॉल में सीआरपीएफ के जवानों को ठहरा सकेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन का यह बहुत बेतुका फैसला है। लोग अपने सभी जरूरी इवेंट्स को इन हॉलों में आयोजित करते हैं। वहीं खानयार के एक निवासी ने कहा कि ये हॉल भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मौजूद है और अगर यहाँ किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि होती है तो सुरक्षा बलों के द्वारा जवाबी कार्रवाई की जाती है, तो इससे आसपास के स्थानीय लोगों को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा, हमें नतीजों का डर है। ड्रग्स केस में विवाद में चल रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव काचरुची वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दायर केस में समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर चरित्र और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं समीर वानखेड़े के वकील अरशद शेख ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि नवाब मलिक वानखेड़े के परिवार पर रोजाना झूठे आरोप लगा रहे हैं। मलिक उनके परिवार को फ्रॉड कह रहे हैं और उनके धर्म पर सवाल उठा रहे हैं कि वह हिंदू नहीं है। इतना ही नहीं, मलिक उनकी बेटी यास्मीन के करियर को भी बर्बाद कर रहे हैं, जो एक क्रिमिनल लॉयर है। वानखेड़े के वकील ने कहा कि
मलिक ने वानखेड़े के परिवार के सदस्यों के नाम चरित्र, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को धूमिल करने की कोशिश में लगे हैं। वानखेड़े के वकील के अनुसार मानहानि केस में यह बताया गया है कि मलिक ने पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर समीर वानखेड़े के परिवार के सदस्यों के नाम, चरित्र, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाया है। वानखेड़े के पिता ध्यानदेव की मांग है कि मलिक उनकी पार्टी के नेताओं और अन्य सभी को उनके और उनके परिवार के खिलाफ मीडिया में कुछ भी आपत्तिजनक, मान हानिकारक सामग्री लिखने, बोलने, प्रकाशित करने पर रोक लगाई जाए। ध्यानदेव ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा है कि मलिक के बयान और आरोप चाहे लिखित हो या मौखिक, दोनों ने उनकी और उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इस तरह से लगाए गए आरोप प्रकृति में अत्याचारी और मान हानिकारक है। इसके अलावा ध्यानदेव ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा है कि नवाब मलिक के इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में दिए गए सभी बयान जल्द से जल्द हटाए जाएं। इससे पहले भाजपा नेता मोहित कंबोज ने भी नवाब मलिक के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस ठोका था। नवाब मलिक लगातार भाजपा नेता मोहित कंबोज और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। मेरा असली नाम तो ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है। पैदाइश होने से पहले, स्कूल जाने से पहले सब A to Z मेरा अभी तक का रिकॉर्ड, मेरा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, स्कूल का, कॉलेज का, NCC का, ज्ञानदेव वानखेड़े मेरा नाम है। मराठी में ज्ञानदेव बोलते, हिंदी में ज्ञानदेव बोलते। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं नाम से हो। अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं, और ये सब झूठ है, सब पूरा है। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार।